ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। चलो स्टार्ट किया जाए। सो लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। एंड उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डिजीजेस पे। तो वो जैसे कि कुछ डिजीज बाकी रह गई थी लाइक एड्स एंड कैंसर। तो चलो स्टार्ट किया जाए। चलो, सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ एड्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे कि बेसिक जो अपने एनसीईआरटी में दिया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी के ऊपर कहीं पढ़ेंगे हल्का सा। ठीक है, तो मैं दो पार्ट्स में रखा हूँ, देखो इसको फर्स्ट में पढ़ाऊंगा ऐसे मैं यहाँ पर आपके पास है। एंड देन मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एड्स थोड़ा सा डिटेल्स में, कुछ पॉइंट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगे आपको, बट वो थोड़ा सा जरूरी है बिकॉज कंसेप्ट तभी क्लियर होगा। ठीक है, उसको एंड में करेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद बेसिक थिंग्स। ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम का मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ सिम्टम्स कम टुगेदर, एक साथ उनके कॉम्बिनेशन को वी कॉल सिंड्रोम। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स जब होते हैं, जब बहुत सारे कुछ सिम्टम्स या लक्षण एक साथ आते हैं। ठीक है, जैसे कोई बीमारी किसी को अगर है सपोज, तो जैसे कोल्ड कोल्ड एंड कफ है, अगर किसी को तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। ठीक, अब अगर किसी को बहुत सारी बीमारियां हैं तो उसको सिम्टम्स के ग्रुप होंगे। नाउ दोस सिम्टम्स, ऑल दोस सिम्टम्स टुगेदर दे फॉर्म सिंड्रोम। बोल सकते हैं सिंड्रोम क्या है? सिम्टम्स का ग्रुप है। ठीक है, वही नीचे लिखा है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम। ठीक है, नाउ इन दिस डिजीज द इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक। ओके, इम्यून सिस्टम क्या होता है? वीक हो जाता है। ठीक, और इसलिए वी कॉल इट इम्यूनो डेफिशिएंसी। ओके, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया, कमजोर हो चुका है। ठीक, एंड द पर्सन गेट्स मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस इसको बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि इनिशियली इसको एड्स की बीमारी होगी, और एड्स की बीमारी की वजह से इसको दूसरे इन्फेक्शंस हो जाएंगे, बिकॉज इसका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाएगा, इतना कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा कि इसको बचाने के लिए कोई नहीं होगा। इसकी बॉडी इसको सेल्फ, खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। सेल्फ प्रोटेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, और उसको छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी हर प्रकार की बीमारी उसको बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए इसका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। अभी क्यों होता है, इसका कारण कॉज क्या है, हम लोग बाद में इसको स्टडी करेंगे। पहले बेसिक्स पढ़ो। देखो, दीज इन्फेक्शंस कॉजेस सेवरल सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, एंड obviously we call it syndrome, and the person ultimately dies due to these infection। ठीक है, अल्टीमेटली पर्सन का की मौत हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसका कोई इलाज एट द मोमेंट अभी नहीं है, कुछ रिसर्च अभी चल रहा है, बट अभी तक पब्लिक डोमेन में वैसा कोई अपने पास इसका कोई इलाज नहीं आया है। ठीक है, चलिए, तो ये था सिंड्रोम के बारे में। अच्छा, अगर कोई ऐसा है जो पहली बार क्लास कर रहा है तो मतलब मुझे बताना, क्योंकि ये तो क्लास 12th का चल रहा था। अगर इसमें कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा है, मैं बता दूं कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक मेरे क्लास नोट्स हैं ये सामने। ठीक है, एक बच्चे का लिखा हुआ, तो मैं यहाँ समझा दूंगा आपको, मैं ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा। उसके बाद उसको आप पढ़ लेना, लिख लेना, कॉपी कर लेना। एंड अभी मैं बस समझाते रहूंगा, लिखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो जिसको जहाँ डाउट आएगा मुझे एक बार मुझे पूछना, मतलब इंटरप्ट करके पूछ लेना, बताना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक था कि सिंड्रोम क्या होता है एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या होती है, राइट। आफ्टर दैट कॉजेटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट इज HIV। फुल फॉर्म क्या है इसका? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एक वायरस है, एंड इट्स अ टाइप ऑफ रेट्रो वायरस। ठीक है, अब रेट्रो वर्ड कम्स फ्रॉम ओल्ड स्टाइल या ओल्ड फैशन। ठीक है, अब ये ओल्ड फैशन क्यों है? क्योंकि पुराने जमाने में जब लाइफ की शुरुआत हुई थी, उस समय क्या था कि जेनेटिक मटेरियल जो था लिविंग बींग्स का, वो जेनेटिक मटेरियल था RNA। ठीक है, एट द मोमेंट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, या जो भी एनिमल्स के तो सारे ही होंगे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव RNA और DNA। हमारे पास क्या है? DNA है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। ठीक है, बट एंशियंट टाइम्स में RNA जो था, दैट वाज द जेनेटिक मटेरियल, एंड DNA बाद में बनता है। ठीक है, इनिशियली DNA था ही नहीं। ठीक है, अभी जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जैसे RNA का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें शुगर होता है, उसके 2' पोजीशन पर क्या होता है, से H था, ये OH था। तो ये OH का जो O था, अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल दूं, देन ये अब राइबोज नहीं रहा, दिस हैज नाउ बिकम डीऑक्सीराइबोज। तो ऐसे ही एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए थे, और बिकॉज RNA ज्यादा रिएक्टिव था, वो अनस्टेबल था, दैट्स वाई उसके ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया गया, दैट्स वाई डीऑक्सीराइबोज बना, और इससे जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड आया, दैट वाज कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वही सब इन एंशिएंट टाइम्स RNA वाज a genetic material and DNA was produced from RNA by the process of reverse transcription। आपने जेनेटिक्स में ये भी पढ़ा होगा कि अगर अपने पास mRNA है, तो जनरली हम लोग अपनी बॉडी में mRNA कैसे बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं फ्रॉम DNA। DNA से mRNA जो बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, राइट। ट्रांसक्रिप्शन। ना, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं,
मतलब अगर इफ आई सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम एमआरएनए, देन ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड जो एंजाइम इसमें यूज होता है, इस्तेमाल होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो यही चीज इस वायरस में अभी भी होती है। एंड इसलिए ये ओल्ड फैशन या ओल्ड स्टाइल वायरस है, जो पुराने जमाने की चीज को अभी भी करता है। ठीक है, इसका बॉडी ऐसा है। तो इसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, एंड ये आरएनए से डीएनए सिंथेसाइज करता है, एंड दैट प्रोसेस इज रिवर्स या opposite of transcription. That's why it's called reverse transcription. And the enzyme used is called reverse transcriptase enzyme. ठीक है, तो ये चीज यहाँ लिखी गई है। ओके, आगे देखो। तो आरएनए से आप बना रहे हो डीएनए, इन प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट केस ऑफ एड्स, यहाँ थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, एड्स के बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट केस जो था वर्ल्ड में, सब कुछ फर्स्ट अमेरिका में ये सारा झंझट झंझट स्टार्ट होता है, आजकल चाइना में होने लगा है। तो वहां पर फर्स्ट केस जो था अमेरिका में आया था। फर्स्ट केस 1981 में, ये डेट याद, मतलब ईयर याद रखना, 1981 में अमेरिकन सोल्जर्स के अंदर ये आया था। एक्चुअल में जो अमेरिकन सोल्जर्स थे, ये बाइसेक्सुअल थे। ठीक है, इसी वजह से ही आया था। इसके पीछे एक कहानी है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है वैसे, ठीक है, बुक में भी नहीं है। तो क्या होता है कि अमेरिकन सोल्जर्स अफ्रीका में थे। ठीक है, अफ्रीका में कुछ लड़ाई करने वो लोग गए थे, पता नहीं क्या करने गए थे, कुछ करने गए थे। तो वहां पर क्या होता है कि अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो लोग चिंपैंजीज को खाते हैं। ठीक है, उनके मीट को खाते हैं, चिंपैंजी के मीट को खाते हैं। ये लोग चिंपैंजी मीट कंज्यूम करते थे। ठीक है, जो चिंपैंजी का मीट था उसको कंज्यूम कर रहे हैं ये लोग। चिंपैंजी के मीट को कंज्यूम करते वक्त क्या होता है कि चिंपैंजी के अंदर एक वायरस था, जैसे भी हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो उसको प्रॉपर तो उसका नाम HIV नहीं था उस वक्त, उसको हम बोलेंगे CIV। CIV मतलब चिंपैंजी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब इसकी ओरिजिन जो है वो चिंपैंजी में हुई। ठीक है, चिंपैंजी की बॉडी में ये वायरस सरवाइव करता था। अब होता क्या है कि एक मीट बेचने वाला था, जो चिंपैंजी के मीट को कट करके बेचता था, बुचर था वो। ठीक है, कसाई था। और उसने क्या किया, उसने चिंपैंजी का डेड बॉडी है और वो चिंपैंजी इन्फेक्टेड, वो क्या किया बुचर ने कि उसने चिंपैंजी की डेड बॉडी को कट किया मीट के लिए। एंड इन द प्रोसेस एक्सीडेंटली उसने क्या किया कि अपना भी हाथ थोड़ा सा कट कर लिया। एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि उसका भी हाथ कट हो गया और चिंपैंजी का ऑलरेडी वो फ्लैश कट कर ही रहा था। एज ए रिजल्ट चिंपैंजी का ब्लड इस कसाई के या बुचर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब जब ऐसा होता है तो चिंपैंजी के ब्लड में जो CIV था, चिंपैंजी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू या ट्रांसफर्ड इनटू, सॉरी, इनटू दैट बुचर, उस बुचर की बॉडी में आ गया। ठीक है, अब वो बुचर भी अगर चुपचाप से वो कसाई का काम करके मर जाता तो ठीक था, लेकिन उसको मतलब उसको कुछ और करना था, तो उसने, वो भी क्या था, बाइसेक्सुअल था। ठीक है, तो वो जो बुचर था वो बाइसेक्सुअल था, एंड उसका अफेयर था अमेरिकन सोल्जर के साथ। ठीक है, उसने क्या किया, उसका अफेयर था अमेरिकन सोल्जर के साथ। और होता ये है कि उस कसाई की बॉडी से, मतलब अमेरिकन सोल्जर और जो बुचर है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, होमोसेक्सुअल थे दोनों। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो कसाई है उसकी बॉडी से जो CIV वायरस था, जो अभी म्यूटेट हो रहा था ह्यूमन के बॉडी में आने के बाद, वो ट्रांसफर हो जाता है अमेरिकन सोल्जर की बॉडी। ठीक है, तो एक बात और याद रखना कि जब चिंपैंजी की बॉडी में था तब तक वो चिंपैंजी को ही अफेक्ट कर रहा था, ह्यूमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। बट जब वो इंसान की बॉडी में आया तो उसमें म्यूटेशन होता है, एंड वो इंसान की बॉडी में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज करता है। एंड तब बनता है पहली बार ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसका ओरिजिन चिंपैंजी से ही है। फिर बुचर में आया, बुचर से वो सोल्जर में गया। सोल्जर जो था उसके जैसे और भी बहुत सारे सोल्जर्स थे उस ग्रुप में। तो क्या होता है कि एक सोल्जर से दूसरे सोल्जर में, फिर तीसरे सोल्जर में, इस प्रकार से उस पूरे अमेरिकन सोल्जर के ग्रुप में ये फैल जाता है। फिर अमेरिकन सोल्जर और भी कहीं कहीं जाते होंगे, तो वहां से ये अमेरिका गए होंगे, तो अमेरिका में अपनी फैमिली में और जहाँ जहाँ गए होंगे वहां वहां उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया। और इस तरह से फिर अमेरिका से ये पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके फैलता गया, फैलता। ठीक है, और आज ये फैल गया। ठीक है, जब इंडिया में फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ तो दैट वाज द ईयर 1986। चेन्नई में हुआ था, उस वक्त चेन्नई का नाम मद्रास था। ठीक है, ये डेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया। ठीक है, ये कहानी भी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। ठीक है, बट आप जान के रखें ऐसा सा। ठीक है, अच्छा, अब एनसीईआरटी जो आप अभी यूज करते हो उसको कंप्लीट किया गया था, न्यू वर्जन था वो, 2006 में आई थी एनसीईआरटी। ठीक है, और ये घटना पहली बार रिपोर्ट हुई थी 1981 में। ठीक है, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे
एड्स के बारे में। तो फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में लिखा हुआ है कि इन द नेक्स्ट 25 years और सो इट हैज किल्ड 25 million पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब, ऐसा कर कुछ लिखा हो। ठीक है, मतलब कि 25 साल के अंदर 25 मिलियन लोगों से भी अधिक लोग को ये वायरस मार चुका है। 25 साल कब से कब तक मैं जोड़ूंगा? जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है? चल रहा है 2025, है ना? तो मैं क्या 25 साल पहले जाऊं तो 2000 चल रहा होगा, ईयर 2000 चल रहा होगा। तो ये 2000 की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है 1981 की। एंड 1981 से प्लस 25 years अगर जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2006। 2006 तक का डेटा आपके पास अभी भी एनसीईआरटी में है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में है, मतलब सब एनसीईआरटी की मतलब छुपे हुई चीजें हैं, तो पता होनी चाहिए, इसी में सारा बता रहा हूँ। 1981 से 25 years प्लस करो, यू विल गेट 2006। एंड ये पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है ये फ्रॉम 1981 टू 2006 इन द लास्ट 25 years, ऐसे ऐसे एनसीईआरटी में लिखा है इन द लास्ट 25। मैंने एनसीईआरटी की लाइन कोट की है, लास्ट 25 years मीन्स टिल 2006, टिल 2006 HIV has killed more than 25 million people all around the world। ठीक है, ये डेटा आप याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी के बेसिस पर ही आएगा। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट है किसी को? कुछ भी यहाँ से किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। चलो, मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब हुआ तो ये कैसे फैला होगा? तो मतलब जब हम लोग अभी कहानी की बात की, जो भी कहानी में बात की उसमें भी वही बात हुई है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इंटरकोर्स हुआ है विद इन्फेक्टेड पर्सन। और वायरस जो था प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स, वो ट्रांसफर हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान की बॉडी में। वायरस कहाँ होता है? जनरली ये प्रेजेंट होता है बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड में, सीमेन में, वजाइनल फ्लूइड में, एनल फ्लूइड में भी हो सकता है। ठीक है, एनस के फ्लूइड में भी हो सकता है, एनल फ्लूइड में भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। बाय शेयरिंग नीडल्स एंड इंजेक्शंस इन इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजेस। ठीक है, तो शेयरिंग करने से ये फैल सकता है। ये नीडल्स वाला कहानी आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में पढ़ा होगा। जैसे मान लो कोई नीडल सिरिंजेस यूज कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ड्रग अब्यूजर्स एक साथ बैठ जाते हैं और वो लोग सिंगल इंजेक्शन में ड्रग्स भरकर पास करते रहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक ड्रग अब्यूजर हूँ, मान लो मैंने इंजेक्शन लिया और मैं फिर क्या करूंगा, इसको आगे पास कर दूंगा। मेरे पास वाला जो पड़ोस में जो बैठा है वो भी इसी इंजेक्शन को लेगा एंड वो थर्ड वाले को पास करेगा। मान लो थर्ड वाले को एड्स है, मान लो थर्ड वाला भी उसी इंजेक्शन से अपनी बॉडी में ये ड्रग्स ले रहा है। ठीक है, उसका ब्लड का कुछ पार्ट उस इंजेक्शन में लग सकता है, उसकी सुई में लग सकता है। एंड अगर वो चीज मेरे पास घूम फिर कर आई तो मुझे भी एड्स हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जो भी वहां बैठे हैं उनको हो सकता है। तो इस तरह से बाय शेयरिंग नीडल्स एंड इंजेक्शंस इन इंट्रावेनस, इंट्रावेनस मतलब इंट्रा मतलब इनसाइड, ठीक है, इनसाइड वीन्स, वेनस मतलब वीन्स, वीन्स में जो इंजेक्शन लगता है जहाँ पे ब्लड होता है। ठीक है, जो भी आप इंजेक्शन लेते हैं, अलग अलग टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं, कुछ इंजेक्शन नस के अंदर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं इंट्रावेनस। ठीक है, तो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स के केस में यही सब होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए। तो बाई ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड टू नॉर्मल पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान को ये एड्स की बीमारी हो और वहां से ये नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, मदर को अगर ये इन्फेक्शन है तो उसके उसके थ्रू बच्चे को भी जा सकता है। तो ये सब आपको याद रखने वाली चीजें। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ चीजें जो बच्चों के मन में डाउट आता है, क्या एड्स किसिंग से, हगिंग से या टचिंग से फैल सकता है? तो आंसर इज नो। ठीक है, किसिंग से, हगिंग से या टचिंग से ये नहीं फैलता है। ठीक है, बट ये अगर किसी के मुंह में छाले पड़े हैं या फिर अगर कट है ऑलरेडी माउथ के अंदर और जो दो लोग किस कर रहे हैं, तो उस कट के थ्रू भी ये फैल सकता है, क्योंकि कट है तो वहां पर ऑलरेडी ब्लड होगा, ब्लड ब्लड कांटेक्ट में अगर आ गया तो वहां से भी एड्स हो सकता है। ठीक है, बट ये नॉर्मल केसेस में इट डजंट स्प्रेड बाय किसिंग, हगिंग एंड टचिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु आर एट हाई रिस्क ऑफ हैविंग एड्स, तो कौन किस किस इंसान को एड्स होने की संभावना सबसे अधिक है? पीपल हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जो बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, जिनका बहुत सारा अफेयर होता है, जो बहुत सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स अलग अलग लोगों से करते हैं। हो सकता है कि अगर उस बहुत सारे लोगों में से किसी एक को एड्स है। ठीक है, सपोज करो ये एक, मैं बना रहा हूँ एग्जाम्पल, ये है मान लो ये मिस्टर एक्स है। ठीक है, इसका नाम मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स जो है
मिस्टर एक्स के साथ, मतलब यहाँ पे मैं और भी लोगों का नाम ले रहा हूँ, मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर, मिस्टर नहीं सॉरी, मिस, मिस एक्स, चलो मिस एक्स, मिस वाई एंड मिस जेड, इस तरह से, ठीक है। अब अगर लेट सपोज कि मिस वाई जो है, अगर ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है, अगर इसको इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू मिस्टर एक्स की बॉडी में आ जाए, ठीक है। और अगर मिस एक्स खुद के साथ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा फिर, तो ये इन्फेक्शन अब मिस्टर एक्स के थ्रू मिस एक्स में जाए, मतलब ये इन तीनों में से किसी के पास भी, अगर एक के पास भी इन्फेक्शन या एचआईवी वायरस हुआ, तो ये इन्फेक्शन सभी को हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के होने से ये बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा पीपल हु परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन पार्टनर्स, अननोन पार्टनर की हिस्ट्री के बारे में आप नहीं जानते, तो अगर कोई अननोन पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, इन दैट केस क्या हो सकता है कि अगर उसको ये बीमारी होगी और अननोन होने की वजह से सामने वाले को नहीं पता है कि ये इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन ऐसे भी मतलब अनजाने में भी फैल सकता है। अनजाना तो ऐसे नहीं बोलेंगे, बस ये आपको नहीं पता है कि सामने वाले को एड्स है कि नहीं है, ठीक है, तो अननोन पार्टनर्स को अवॉइड करना चाहिए इस तरह से। आगे देखिए, पीपल हु रिक्वायर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको बहुत सारा ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती हो, ठीक है, बार बार ब्लड डोनेट कराना होता हो, मतलब बार बार उसको ब्लड की जरूरत है, वो बार बार कहीं ना कहीं से ब्लड रिसीव कर रहा है, ठीक है, डोनर्स की जरूरत है उसको, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, ऐसे एक लिस्ट बनाने के लिए एनसीईआरटी ने कहा है कि कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो उसका आंसर ये रहा। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम थैलासेमिया, थैलासेमिया एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें एक प्रकार का एनीमिया है ये, इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, ये आप जेनेटिक्स में पढ़े होंगे। इसके अलावा हीमोफीलिया, ये भी जेनेटिकल एक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। ऐसे ही एनीमिया जनरली, अगर कोई किसी और केस की वजह से एनीमिया हो जा रहा है बॉडी में, ठीक है, ब्लड कैंसर, इन सभी लोगों को मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जिसकी सर्जरी हुई है, बड़ी बड़ी सर्जरी हुई है, उसको बार बार सर्जरी करना, मल्टीपल सर्जरी करनी पड़ी उसको, बार बार उसको भी ब्लड ट्रांसफर करना पड़ेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी सर्जरी के दौरान, ठीक है। पीपल हुआ मेट एक्सीडेंट, जिसको एक्सीडेंट हुआ उसको भी खून चढ़ाना पड़ सकता है बार बार, ठीक, तो ये सारी कंडीशंस में मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। एंड अगर वो ब्लड इन्फेक्टेड निकला, ठीक है, तो जो रिसीवर है या रेसिपिएंट है, उसको एड्स हो सकता है, क्योंकि अगर ब्लड में इन्फेक्शन, अगर खून की जांच सही से नहीं हुई है एंड वो इन्फेक्टेड ब्लड है, देन इट मे कॉज एड्स, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट, पीपल हु टेक ड्रग्स बाय इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन, वही जो भी पीछे आपको पता है, ठीक है। मे बी बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, तो मान लो कोई बच्चा है, उसकी मदर को HIV था, ठीक है, एड्स था, तो प्लेसेंटा के थ्रू वो वायरस ट्रांसफर हो सकता है बच्चे के, तो ये सारे कंडीशंस है जिससे एड्स फैल सकता है, ठीक है। अच्छा, पीपल सफरिंग फ्रॉम एड्स शुड नॉट बी आइसोलेटेड एंड शन्ड बाय द सोसाइटी, ये एक जागरूकता के लिए, जागरूकता के लिए सबको, लोगों को समझाना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा कि जिसको एड्स है उसको आइसोलेट ना किया जाए, ये आइसोलेट करने से उसको मतलब और भी प्रॉब्लम होगी। लोग अगर उसको आइसोलेट कर देंगे और उससे बात नहीं करेंगे, उससे रिश्ता नहीं रखेंगे, ठीक है, तो मतलब उसको ऑलरेडी वो, किसी को एड्स है तो ऑलरेडी वो परेशान है, साथ में अगर लोगों का तिरस्कार उसको मिल रहा है तो वो और भी परेशान हो जाएगा। इसलिए उनको एनकरेज करना चाहिए, ठीक है, यस, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, बट उनको एनकरेज करना है, ताकि वो अब एक नॉर्मल लाइफ कोशिश करें जीने का, हालांकि वो नॉर्मल नहीं जी पाएंगे, फिर भी मेंटली एटलीस्ट आप उन्हें परेशान ना, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। आगे देखो, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जिस दिन से इन्फेक्शन, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऐसे बात, मान लो जिस दिन किसी इंसान को इन्फेक्शन हुआ, किसी इंसान की बॉडी में एड्स का वायरस एंटर किया, और जिस दिन को जाकर उसको पहला सिम्टम नजर आया, मान लो किसी इंसान को 2020 में, ठीक है, मई 2020 में उसको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, एंड फर्स्ट सिम्टम जो उसको आता है, फर्स्ट सिम्टम जो आता है वो आता है 2028, मान लो ऐसा, ठीक है, हालांकि और भी हो सकता है, 2032 भी हो सकता है, 2030 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं 8 साल की बात ले, हालांकि ये 10 साल, जनरली 10 साल के बाद ही आता है, बट हाँ एनसीईआरटी में 5 साल भी लिखा, 5 साल भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी मंथ्स में भी आ जाता है, रेयरली ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 2028 में इसको फर्स्ट सिम्टम आएगा, तो 20 कब आएगा, ये मान लो मई 2028 में, कितने साल के बाद आया, 8 साल, तो जो 8 साल हो गया वो हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट इन्फेक्शन से लेकर जिस दिन इसका फर्स्ट सिम्टम ऑब्जर्व होता है,
That time period is called incubation period. Okay, time between the infection and occurrence of symptoms for AIDS. It is 5 to 10 years. आपको याद रख लेना है. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Now, process of infection कैसे हो? The process of infection when HIV enters into human body, it first attacks a macrophage. मैक्रोफाज को अटैक करता है. मैक्रोफाज पढ़ना बेटर होता है. ठीक है, मैक्रोफाज क्या होता है? एक फैगोसाइटिक सेल होता है हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम का एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, और ये बड़े साइज का होता है और फैगोसाइटोसिस करता है. दैट्स इट्स कॉल्ड मैक्रोफाज. इसके बारे में अधिक जानकारी आप पीछे पढ़ चुके हैं सेलुलर बैरियर में जब पढ़ाया था. ठीक है, HIV इंसर्ट्स इट्स जेनोम इनटू ह्यूमन सेल. HIV क्या करता है? अपने जीनोम को, अपने आरएनए को ह्यूमन सेल में इंसर्ट कर देता है. ह्यूमन सेल का नाम क्या है यहाँ पर? मैक्रोफाज. एंड converts its viral RNA into viral DNA by using reverse transcription. तो आपने पीछे पढ़ा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है. ठीक है, तो ये मैक्रोफाज को फर्स्ट अटैक करेगा और वहां पर ये अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेगा? HIV इंटीग्रेट्स इट्स वायरल डीएनए विथ ह्यूमन डीएनए इनसाइड मैक्रोफाज. ठीक है, तो HIV अपने वायरल डीएनए को ह्यूमन डीएनए, इंसान के डीएनए के साथ मिक्स कर लेता है, इंटीग्रेट कर लेता है. इसका प्रोसेस डिटेल्स में है, मैं इसको अभी आपको अलग से पढ़ाऊंगा. ठीक है, मैंने इसको रखा है यहाँ पर इसको डिटेल्स में बताऊंगा लास्ट में. फर्स्ट आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को लेकर पकड़ के चल रहा हूँ. ठीक है, तो अगर तो फर्स्ट अभी क्या हुआ? HIV एंटर किया अपना आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके और अपने डीएनए को इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया ह्यूमन के डीएनए के साथ. ठीक है, तो वायरल डीएनए कंटिन्यूज टू मल्टीप्लाई इनसाइड मैक्रोफाज. वायरल डीएनए मैक्रोफाज के अंदर लगातार डिवाइड करता रहता है. दैट्स व्हाई इस मैक्रोफाज को हमने एक नाम दिया है HIV फैक्ट्री. बस मैक्रोफाज के अंदर ही HIV का प्रोडक्शन चलता रहता है. साइमल्टेनियसली, साथ साथ और क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली HIV ऑल्सो अटैक्स टी लिम्फोसाइट. साथ साथ ये टी लिम्फोसाइट को भी अटैक करता है. हेल्पर TH बोल सकते हो, हेल्पर सेल्स या T सेल्स को भी अटैक करता है. ठीक है, एंड उनका नंबर भी धीरे धीरे घटने लगता है. Gradually, the number of macrophage and TH cells decrease, while that of viral particles. धीरे धीरे हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है उनका नंबर घटने लगता है और मैक्रोफाज का नंबर घटने लगता है और वायरस का नंबर बढ़ने लगता है. ठीक है, यही होता है. इस समय पर पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू होते हैं. ठीक है, ये लाइन पढ़ो. एट दिस टाइम द पेशेंट स्टार्ट्स हैविंग सिम्टम्स लाइक बाउट्स ऑफ फीवर एंड वीकनेस, वेट लॉस, डायरिया एक्सेट्रा. ये सब होने लगता है उसको. ये सब सिम्टम्स आते हैं उसको पहले. ठीक है, तो ये सब होने में समय लगता है 5 से 10 साल. ठीक, एट दिस टाइम द इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट बिकम्स सो वीक दैट ही गेट्स इन्फेक्टेड बाय सिंपल माइक्रोब्स. सिंपल माइक्रोब्स जिसको अवॉइड कर सकता था उससे भी बीमार होना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखना है? दो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, एक को बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड एक टॉक्सोप्लाज्मा. ठीक है, दोनों के बारे में यहाँ लिख रखा है कि टॉक्सोप्लाज्मा जो होता है आर फाउंड इन फीकल मैटर ऑफ कैट. कैट के फीकल मैटर में होता है. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये कैट जो डोमेस्टिक कैट होती है या फिर कोई भी अगर आसपास की जो कैट है, ठीक है, तो कैट अगर इन्फेक्टेड है टॉक्सोप्लाज्मा से तो उसके इंटेस्टाइन के थ्रू होता हुआ ये फीकल मैटर से ये बैक्टीरिया निकलेगा बाहर. और जब ये बाहर निकलता है तो इससे क्या होता है कि जब इसका कैट का जो पॉटी या फीकल मैटर है देखो सूख जाता है पाउडर के फॉर्म में और चलते वक्त हमारे पैर से ये फ्रिक्शन होता है या रगड़ाता है, उसके बाद ये हवा में उड़ने लगता है. ठीक है, पाउडर के रूप में उड़ता है और अगर हमारे नाक के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो इससे हमें बीमारी हो सकती है. हालांकि ये सब उतना पढ़ना नहीं है आपको. ठीक है, बट याद रखें टॉक्सोप्लाज्मा जो है वो फीकल मैटर ऑफ कैट में पाया जाता है और उससे ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है. जनरली हमारी बॉडी इतनी सक्षम है, इतनी केपेबल है कि ये इससे लड़ सकती है. बट अगर किसी इंसान ये इन्फेक्शन हो गया है HIV का, उसका इम्यून सिस्टम तो कमजोर पड़ गया है, उसके पास लड़ने के लिए कुछ है नहीं. ठीक है, तो उसकी बॉडी में जब टॉक्सोप्लाज्मा जाएगा तो उसको इन्फेक्ट कर देगा और उस इंसान को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, उसको फीवर आएगा और भी बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस होंगे. ठीक है, जिससे उसको परेशानी होगी. ठीक है, ऐसे ऐसा ही माइकोबैक्टीरियम के साथ भी है. माइकोबैक्टीरियम क्या है? देखो माइकोबैक्टीरियम जनरली हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, और इनको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन. अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन का मतलब है जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब मौका मिलेगा तो ये मौके का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचाएंगे. जब मौका नहीं मिलेगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ेगा तभी इसको मौका मिलेगा. ठीक है, तभी हमें नुकसान पहुंचा सकता है. अदरवाइज ये लंग्स में बैठा रहता है बट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता. मान लो किसी की बॉडी के अंदर भी माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है, लंग्स के अंदर है, बट उसको TB नहीं होगा क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है. बट अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो उसको TB हो जाएगा और उसको TB हो जाएगा तो फिर वो TB से मतलब मर मर सकता है. ठीक है,
तो ऐसे पैथोजेंस को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, जब वो मौका देखकर हम पे हम भी हमें हमें हम पर हमला करते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन हमें बीमार करते हैं। ठीक है, दे कैन ओनली कॉज डिजीज व्हेन द बॉडी ऑफ पेशेंट बिकम्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हमारी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, किसी की बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तभी वीक इम्यून सिस्टम का फायदा उठाते हुए वो उस इंसान को अटैक करते हैं। ऐसे पैथोजेंस को वी गिव अ नेम कॉल्ड क्या, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। इसके दो एग्जांपल है, टॉक्सोप्लाज्मा एंड माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा इनको हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी कहते हैं, ये लाइन पढ़िए। So these infections are also called secondary infections because they can occur only after body becomes weak. ठीक है, इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन तो एचआईवी है, पहली बार एचआईवी होगा, उसके बाद एड्स। हाँ अच्छा, एड्स होगा, एड्स के बाद क्या होगा, बॉडी हो जाएगी वीक, और जब बॉडी हो जाएगी वीक वीक तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो प्राइमरी इन्फेक्शन एचआईवी का होगा जिससे एड्स हो रहा है, और उसकी वजह से दूसरे इन्फेक्शन हो रहे हैं। एंड दोज इन्फेक्शन जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा से एंड माइकोबैक्टीरियम से, दोज इन्फेक्शन आर कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन बिकॉज सेकेंड टाइम हो रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। चलो, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, तो कैसे पता लगाएं कि एड्स है या नहीं है। ठीक है, तो पता लगाने के लिए तरीका है एलाइजा। ठीक है, तो ये एलाइजा की बात है। ठीक है, एलाइजा के बारे में आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो शायद, बायोटेक में ऐसे पढ़े नहीं हो बायोटेक में, तो ठीक है। देखो, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, फुल फॉर्म इसका है। देखो इसमें क्या होता है, हम लोग सैंपल लेते हैं, जैसे ब्लड सैंपल लेंगे मान लो। ठीक है, तो ये देखो पहले समझो बात, सैंपल कंटेन्स एचआईवी, सो एंटीजन बाइंड्स विद एंटीबॉडी। मान लो अगर हमारे पास क्या है, किट होती है, किट, अपने पास क्या है, किट है, और किट के अंदर क्या होगा, किट के अंदर प्रेजेंट होगा एंटी बॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी फॉर किसका एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी फॉर एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस का एंटीबॉडी होगा। ठीक है, एचआईवी का एंटीबॉडी होगा इसके पास, और ये एचआईवी का जो एंटीबॉडी है, ये एंटीजन से रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर एंटीजन खुद वायरस है। ठीक है, मतलब ये एंटीबॉडी हम लैब में बना रहे हैं, इट कैन बाइंड विद द वायरस एंड वायरस इज द एंटीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होता है, उसी को तो हम इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास किट है उसमें क्या होती है, उसमें होती है वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी। अब सपोज करो कि अपने पास एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर एचआईवी है। ठीक है, तो अगर अपने पास सैंपल है उसमें एचआईवी है, तो एचआईवी के साथ ये एंटीबॉडी बाइंड कर लेगी। मान लो मैं एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब ये रहा, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने सैंपल डाला, पेशेंट का ब्लड लिया। अब ब्लड में अगर एचआईवी वायरस होगा, ठीक है, और मैं ऊपर से किट किट का एंटीबॉडी इसमें डाल, एंटीबॉडी जाकर ब्लड से रिएक्ट करेगा, और अगर एंटीजन ब्लड में होगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, वायरस अगर ब्लड में होगा तो वो एंटीबॉडी से रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करते ही वहां पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, किट के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, as soon as the antigen and antibody bind together, the enzyme gets activated and change color। कलर चेंज हो जाएगा, समझ जाना एचआईवी पॉजिटिव है, मतलब इस इंसान के खून में एचआईवी का वायरस था, तभी कलर चेंज हुआ है, तभी बाइंडिंग हुई है और कलर चेंज हुआ है। ठीक है, बट अगर मान लो सैंपल में कोई एचआईवी का वायरस या एंटीजन नहीं है, डज नॉट कंटेन एचआईवी वायरस, देन क्योंकि एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी रिएक्ट किससे करेगा, हम किट का एंटीबॉडी इसमें डालेंगे। ठीक है, बट क्योंकि ब्लड में कोई एंटीजन नहीं है तो देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन नहीं होगा तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, और कोई कलर में भी चेंज नहीं आएगा, मतलब ये है नेगेटिव टेस्ट, मतलब एचआईवी नेगेटिव। ठीक है, तो इस इंसान को एचआईवी या एड्स नहीं है, तो ऐसे पता लगाया था, इसी प्रोसेस का नाम होता है एलाइजा। ठीक है, चलिए देखो एंजाइम, अब इसके बाद एलाइजा के बाद थोड़ा सा और लिखा हुआ है, एंजाइम इज लिंक्ड विद एंटीबॉडी एंड द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज कॉल्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, ऐसे मैंने प्रोसेस, ठीक है, कुछ बनाने का प्रोसेस को ऐसे बोलते हैं। और इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब हो गया इम्यून सेल्स आपस में, मतलब इम्यून सेल्स नहीं, इम्यून रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इम्यून रिएक्शन की बात चल रही है, जो एंजाइम के साथ यूज होगा वो लिंक्ड है मैंने जुड़ा हुआ है एंटीबॉडी के साथ, एंजाइम इज लिंक्ड विद एंटीबॉडी। ठीक है, और अगर एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्ट करेगा तो एंजाइम विल गेट एक्टिवेटेड, जो एंजाइम लिंक था वो एक्टिवेट हो जाएगा और कलर चेंज कर देगा, इसी को एलाइजा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रीटमेंट की। क्या ट्रीटमेंट है एड्स, तो एड्स का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है भैया, कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है।
ठीक है, तो आगे आगे लिखेंगे एड्स इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। यस, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं दवा का, तो इससे लाइफ थोड़ी और प्रोलॉन्ग हो जाएगी, बट इसका डेथ हम नहीं रोक सकते पेशेंट। वही लिखा। रेट्रो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जैसे एज AZT। ठीक है, एजोथाइमिडीन याद कर सकते हो नाम ये। ठीक है, आगे देखो प्रिवेंशन ऑफ एड्स, लेकिन इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। इससे इसको दवा खा के बस इंसान का एज 5-10 साल और बढ़ जाएगा, बट उसकी डेथ तो पक्की है, उसको नहीं रोक सकते। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप याद रखो। स्लोगन टू एजुकेट पीपल अबाउट प्रिवेंशन, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, ये दो स्लोगन है, हालांकि ये स्लोगन एनसीईआरटी बस यही लिखा है कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब कि आपको सब कुछ पता है कि इस प्रकार के काम करने से एड्स फैल सकता है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं और एड्स से मर जाते हैं। तो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इस प्रकार का काम, इस टाइप का काम करके इग्नोरेंस को फॉलो करते हुए, चीजों को इग्नोर करते हुए नहीं मरे। ठीक है, समझिए बात को, और इस प्रकार की चीजों से दूर रहें, ये लिखा है। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस एक स्लोगन टू एजुकेट पीपल। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब ये बीमारी हो ही ना, ऐसा कुछ किया जाए कि ये बीमारी को प्रिवेंट कर दिया जाए। ठीक है, ताकि बीमारी हो ही ना और फिर हमको क्योर करने की जरूरत भी ना पड़े। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इस सब से, इस सब मतलब लोगों को एजुकेट करते हैं, बाकी लोगों को एजुकेट करते हैं कि किस प्रकार से एड्स को हम रोक सकते हैं। ठीक है, इसको हम NGO बोल सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे लिखना था इसको, इसमें फुल फॉर्म नहीं लिखा। दिस NGO इज इक्वल टू दिस, एंड NACO, NSU, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये लोग का काम यही है कि लोगों को ये एजुकेट करें, ठीक है, और एनकरेज करें कि एड्स से दूर रहें, मतलब ये इस प्रकार की हरकतें ना करें जैसे एड्स फैलता है। ठीक है, आगे देखो, एड्स स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कॉन्शियस बिहेवियर मतलब हमारी इच्छा से ही ये फैलता है। अगर हम ये गलत काम ना करें तो एड्स नहीं होगा, एक्सेप्ट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ कुछ मैनुअल गलती की वजह से ये हो सकता है। लोगों की गलती कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर इम्प्योर ब्लड आ गया, जिसमें इन्फेक्टेड ब्लड है, वो अगर ट्रांसफर हो गया, देन इन दैट केस एड्स हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न भी एड्स हो सकता है। ठीक है, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो बट बाकी केसेस में अगर देखा जाए तो ये कॉन्शियसली ही फैलता है। ठीक है, अब स्टेप्स क्या लिए गए हैं एड्स को कंट्रोल करने के? स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल एड्स। WHO, फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, has taken necessary steps to control the spread of AIDS। कैसे? by making the blood banks free from HIV infection। तो ब्लड बैंक जो भी, जहाँ से हमें खून मिलता है, उसमें प्रॉपर उसको टेस्ट करने के बाद ही ब्लड को यूज किया जाता है। अदरवाइज ऐसे ब्लड, कहीं भी रैंडम ब्लड को हम लोग ब्लड बैंक में स्टोर नहीं करते। स्टोर करने के पहले उसका प्रॉपर टेस्टिंग होता है कि कोई इन्फेक्शन तो उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरेंजेस। पहले पुराने जमाने में, आज से जब तक एड्स नहीं फैला था, उस वक्त क्या था, शीशे की इंजेक्शन आती थी, सिरेंज आती थी। ठीक है, शीशे की बनी थी, ग्लास से बनी थी, बिकॉज उसमें क्या होता था कि उसी को हम लोग बार बार यूज करते थे धोकर, गर्म पानी से धो करके या डिटॉल से धो करके उसी सिरेंज को बार बार यूज करते थे, लेकिन उससे वायरस नहीं बनता। ठीक है, इसलिए तो अब क्या गवर्नमेंट ने ये, मतलब WHO ने ये बोला कि ऐसे करो, तो सारे दुनिया भर की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब डिस्पोजेबल नीडल्स का इस्तेमाल करना मैंडेटरी हो चुका है। मतलब आपको एक ही निडल एक बार ही यूज करना है, बार बार आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो शीशे वाला यूज नहीं होता है, प्लास्टिक का आता है। ठीक है, फाइबर का आता है, प्लास्टिक का। यूज ऑफ डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंजेस। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, कॉन्डम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ताकि लोगों को एड्स ना हो। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी, कॉन्डम्स जो होता है वो बर्थ कंट्रोल तो करता ही है, साथ ही साथ इसके अलावा ये एड्स और बाकी STD से भी प्रिवेंशन करता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, तो ड्रग अब्यूज को अगर हम कंट्रोल करके रखें, ड्रग अब्यूजर्स को भी कंट्रोल में रखें और ड्रग की मार्केटिंग को भी कंट्रोल में रखें, तो इससे भी एड्स नहीं फैलेगा। ठीक है, क्योंकि ड्रग अब्यूजर्स की वजह से भी एड्स फैलता है, आपने पढ़ाई है ना। प्रमोटिंग सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेफ सेक्स कैसे किया जाए, इसको, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स टू डायग्नोज एड्स इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जहां पर एड्स होने की संभावना अधिक है, ऐसी पॉपुलेशंस में रेगुलर चेकअप्स गवर्नमेंट को करानी चाहिए, ताकि एड्स को फैलने से रोका जाए। ठीक है, ये था। अब देखो, जेनेटिक मेटेरियल ऑफ एड्स ऐसे डिटेल्स में एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप जानते रखो कि 2 कॉपीज होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड लिखे से स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA।
ठीक है, जैसे ये देखो एड्स का स्ट्रक्चर है, ये आउट बाहर में स्पाइक्स है। ठीक है, स्पाइक्स में दो प्रकार की प्रोटीन्स होती है, मैंने एक नाम लिखाया था, जैसे GP 120, GP 41 भी एक होता है। इनसे स्पाइक्स बनी होती है, ये नाम आपके काम का नहीं है। टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक बार देख लो फटाफट। देखो, तो जैसे कि ये तो आपने पढ़ लिया कि कैसे ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट देखो, ये रहा स्पाइक्स के बारे में। HIV में दो प्रकार के स्पाइक्स होते हैं, GP 120 एंड GP 41। ठीक है, GP 120 जो होता है ये फर्स्ट बाइंड करता है रिसेप्टर्स पर। ठीक है, इन रिसेप्टर्स का नाम होता है CD4 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? मैक्रोफाज पर, टी लिम्फोसाइट्स। बाइंड करने के बाद ये GP 41 होता है, ये वायरस और ह्यूमंस का जो मैक्रोफाज है, लिम्फोसाइट्स है, उनके सेल्स को मिला देता है। मतलब वायरस का मेम्ब्रेन और ह्यूमन सेल का मेम्ब्रेन मिल जाता है, फ्यूज कर जाता है। और फ्यूज करते ही ये वायरस उस इंसान की सेल के अंदर घुस जाता है। ठीक है, और वहां पर ये नॉर्मल देखो, नॉर्मल जो प्रोसेस करता है अपना रेट्रोवायरस वाला काम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये देखो इंटीग्रेशन कर लेता है। इंटीग्रेशन मतलब ये अपने DNA को इंसान के DNA से मिला देता है। ठीक है, उसके बाद ये लगातार धीरे धीरे डिवाइड होता रहता है, और टाइम टाइम से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करता रहता है। फिर स्टेप 6 में देखो असेंबली जाती है, जो भी डिफरेंट वायरल कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन अलग हो गया, प्रोटीन अलग बन गया, DNA अलग बन गया, RNA अलग बन गया, सब बन गया। ठीक है, उसके बाद फाइनली ये पूरा आपस में एक साथ जुड़ जाता है, असेंबल हो जाता है। और उसके बाद ये फिर सेल्स को बर्स्ट करके बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये नए सेल को अटैक, ठीक है, डिस्ट्रक्शन का डालता है। इस तरह से नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स, वो घटने लगते हैं। और इसकी वजह से इम्यून सेल्स के नंबर की कमी हो जाती है, और वो पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है, और इसी बीमारी को हम एड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नोट्स मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैंसर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।